हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। यहाँ पर हम यूनिट नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। यूनिट 1, 2, 3 आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर जाकर के आप तीनों यूनिट को कम्प्लीटली वॉच कर सकते हैं। और यहाँ पर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 4। एक यूनिट कंप्लीट एक वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाया गया है एक एक पॉइंट को, तो उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर यूनिट नंबर 4 है घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पर आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिएगा, सबसे पहले जानते हैं रोटेशनल मोशन होता क्या है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पता करते हैं। देखिए, प्रकृति के गूढ़ रहस्यों की जो खोज है उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि अणुओं और परमाणुओं की संरचना और उनके अवयवी कणों की जानकारी हमें प्राप्त हुई। सबसे रहस्यमय घटना ये थी जब हमें यह पता चला कि प्रकृति में कोई भी वस्तु हो, उसके अणु परमाणु की संरचना कैसी होती है और उनके जो बिहेवियर्स हैं वो किस तरह के होते हैं, ये हमको पता चला। तो ये बहुत ही बड़ी सफलता थी। मूल कणों की खोज के बाद सबसे पहला यह प्रश्न सामने आया था कि जब प्रकृति के सभी पदार्थ एवं मूल कण एक ही जैसे हैं तो उनमें निर्मित पदार्थ भिन्न भिन्न कैसे हो गए। ये दोस्तों साइंटिस्ट और हमारे जो साइंस टीम है उनके सामने इतना बड़ा सवाल था कि वो भी इस बारे में सोच करके बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न में थे कि किस तरीके से इस गूढ़ रहस्य को सुलझाया जाए। तो प्रकृति के ये गूढ़ रहस्य जिनकी खोज हुई, इनसे बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई। तो सबसे पहले हम जानेंगे दृढ़ पिंड के बारे में। दृढ़ पिंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिजिड बॉडी। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि यदि आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो जैसे दृढ़ पिंड लिखा हुआ है और रिजिड बॉडी लिखा हुआ है तो दोनों ही नाम आपको ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके साथ अक्सर यही होता है कि वो दृढ़ पिंड ना लिख करके रिजिड बॉडी लिख देता है आपके एग्जाम के क्वेश्चन में। और रिजिड बॉडी को देख करके हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझते हैं कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन रिजिड बॉडी ही दृढ़ पिंड है, ये कैसे पता करें। तो आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं, ये बेहद जरूरी है। एग्जामिनर आपको कुछ भी लिख करके दे सकता है, इंग्लिश में और हिंदी में नाम कुछ भी, उसे कोई मतलब नहीं है बच्चे ने किया होगा या नहीं किया होगा। उसे तो यही पता है कि जब पढ़ाया जा रहा है तो उसको पता ही होगा। तो इसलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम याद रखिएगा। लिखा गया है कि दृढ़ पिंड के बारे में देखिए कि यदि किसी पिंड पर बाह्य बल लगाया जाए और उसके अवयवी कणों की सापेक्ष स्थितियां अपरिवर्तित या फिर स्थिर रहती हैं, अर्थात इनके कणों के बीच कोई पारस्परिक विस्थापन नहीं होता, तो इस पिंड को हम दृढ़ पिंड कहेंगे। जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा पत्थर है और एक आदमी इसको क्या कर रहा है, एक आदमी इसको आगे की ओर धक्का लगा रहा है, ठीक है, लेकिन ये अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ, जरा भी इधर से इधर नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है, ये रिजिड बॉडी है। मतलब हम उसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर पाए और हमारे द्वारा जो लगाया जा रहा है उसे क्या बोलेंगे, बाह्य बल बोलेंगे, उसको धकेला जा रहा है आगे को। लेकिन उस पिंड को, उस पत्थर को हम जरा भी इधर से इधर नहीं कर पाए और ना ही उसके जो आंतरिक कण हैं, ना ही उनको हम जरा भी टस से मस कर पाए, तो उसको हम कहेंगे दृढ़ पिंड। मतलब कोई ऐसा पिंड, कोई ऐसी वस्तु जिस पर बल लगाने पर भी कोई भी फर्क ना पड़े, किसी भी तरह का कोई स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर में कोई फर्क ना आए, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, तो वो कहलाती है रिजिड बॉडी। नेक्स्ट में बल आघूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दृढ़ पिंड को तो आप ये सोच लीजिएगा कि ये तो कभी हटता ही नहीं है पेपर से, ये आपके पेपर में 2 नंबर में 100% मिलेगा। उसके बाद बल आघूर्ण 99% होता है। किसी बाह्य बल द्वारा किसी वस्तु को किसी अक्ष के चारों ओर घुमाने के प्रभाव, जिसे बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट, उसको उस बल का आघूर्ण या फिर बल आघूर्ण कहते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि आपका ये हाथ है और आपने क्या किया हुआ है, एक बॉल को रस्सी में बांधा हुआ है, ठीक है, और उसको क्या कर रहे हैं, उसको चारों तरफ घुमा रहे हैं। उसको चारों तरफ क्या कर रहे हैं,
घुमा रहे हैं। तो बस यही तो है, किसी बाह्य बल द्वारा किसी वस्तु को किसी अक्ष के, अक्ष कौन सा, ये वाला, इस अक्ष के चारों तरफ इस पिंड को घुमाते जा रहे हैं, तो उसका जो इफेक्ट है ना, टर्निंग इफेक्ट, वही तो बलाघूर्ण कहलाता है। घूमने का जो उसका प्रभाव है, बस उसकी स्टडी करते हैं बलाघूर्ण में। अब देखिएगा कैसे, जो भी उसका बलाघूर्ण है उसको कहते हैं टाउ, उसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब टाउ क्या है देख लीजिए, मान लो कि ये कोई ओ बिंदु है, इसके आर दूरी पर यहां पर कोई एक फोर्स लगाया जा रहा है, बाहर से बाह्य बल लगाया जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो बल लगाया जा रहा है ना इस पत्थर पर, ये पत्थर मान लीजिएगा, ये पत्थर जो है इस पर एक बाह्य बल लगाया जा रहा है एफ। तो ये जो पिंड है ना, ये इसका बिंदु जो है ओ, तो इसकी इस फोर्स से लंबवत दूरी हम लेंगे। तो लंबवत दूरी क्या है, इस सामने से एक लाइन को खींचिए और इसके 90 डिग्री पर ये लाइन जो है ना, इसको ड्रॉ करिए। तो इसके जो लाइन ऑफ एक्शन, ये क्या कहलाएगा, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन। इसके लाइन ऑफ एक्शन से इस ओ पॉइंट की दूरी कितनी है, आर। तो यही क्या हुई, इस फोर्स के 90 डिग्री पर मौजूद ये दूरी आर है। तो अगर हम इस फोर्स की और इस दूरी आर की आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिलता है, टाउ, उसका बलाघूर्ण मिल जाता है। मतलब क्या है कि जैसे कोई पिंड यहां पर है और उसको इस अक्ष के चारों तरफ ऐसे घुमाया जा रहा है, तो जब उसकी स्थिति यहां पर होगी ना, तो इसके जो बल है वो ऐसा लगेगा, आगे की तरफ इधर को जा रहा है ऐसा लगेगा, लेकिन इसकी दूरी क्या होगी, ये वाली आर। तो ये बल F और ये दूरी, इसकी लंबवत दूरी R, दोनों की मल्टीप्लाई करें तो हमें बलाघूर्ण मिल जाता है। अब बलाघूर्ण क्या हुआ कि जो बल है और जो उसकी लंबवत दूरी है, ठीक है, हमेशा लंबवत दूरी होगी बलाघूर्ण में। तो बल क्या हुआ F और लंबवत दूरी कितनी है R, तो यूनिट क्या बनेगी, बल का यूनिट न्यूटन होता है, कोई भी दूरी हो उसका यूनिट क्या होता है SI में मीटर। तो कितना बन गया, न्यूटन मीटर। सिंपल है, क्लियर है। अब देखिएगा कुछ नोट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं हमेशा। नोट पॉइंट में क्या है, यदि वस्तु घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज, तब टॉ कैसा होगा हमारे पास, पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा, यदि वस्तु क्लॉकवाइज घूमती है घड़ी की दिशा में, तब हमारे पास टॉ क्या होगा, निगेटिव। यदि सदिश राशि टॉ हम माने तो, और अगर आप अदिश मानते हैं तो आप गलत हो, क्योंकि टॉ है ही एक सदिश राशि, क्योंकि बल एक सदिश राशि है, उसके साथ ही तो है। तो यहां पर क्या है, सदिश राशि, अदिश नहीं कहेंगे, सदिश कहेंगे, ठीक है। विमेय सूत्र की बात करें तो विमेय सूत्र किससे निकलता है, इसके यूनिट से निकलता है। तो न्यूटन का होता है MLT-2, मीटर का होता है L, तो MLT-2 और L, तो L और L दो बार है तो L स्क्वायर हो गया, और बाकी सब सेम है। देखिए कितना सिंपल है, समझना भी और करना भी। उसके बाद बल आघूर्ण का दैनिक जीवन में क्या प्रभाव है। कहते हैं ना, हम साइंस तो पढ़ रहे हैं, हम गणित तो पढ़ रहे हैं, हम भौतिक विज्ञान तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में यूज कहां पर है। अरे भाई, बिना साइंस के आप जिंदगी नहीं जी रहे हो। लेकिन कहते हैं ना, जो जाने बस वही जाने। तो जिसको पता है वो ये क्वेश्चन कभी नहीं करेगा, और जिसको साइंस के बारे में पता ही नहीं वो हमेशा ये क्वेश्चन करेगा हमारी जिंदगी में कहां पर इसका यूज है। लेकिन हमेशा आप साइंस पर ही डिपेंड हो, तब चाहे वो आपको पता हो या ना पता हो। कैसे, देखिएगा, किवाड़ों पर हैंडल कब्जे से दूर लगाए जाते हैं, जो कब्जे हैं उससे दूर ही होंगे। मान लीजिए ये आपके दरवाजे हैं दो, इस तरीके से, तो ये कब्जे होते हैं यहां चौखट में, है ना, लेकिन जो हैंडल है ना वो यहां पर होंगे। तो इससे देखिए हमेशा कब्जों से दूर ही होंगे, ये नहीं कि हैंडल यहां पर लगा दिया, नहीं, ठीक है। ये भी एक साइंस है। गेहूं आदि पीसने की घरेलू चक्की में जो हत्था होता है वो परिधि के पास या केंद्र से दूर होता है, ताकि चलाने के लिए कम बल लगाना पड़े।
अब तुमने देखा होगा कि अगर पुरानी कोई चक्की होती थी, वो क्या है कि यहाँ पर इस तरीके से एक कीला होता था और उसके ऊपर एक पार्ट होता था जिसके यहाँ पर एक हत्था लगा हुआ होता, जहाँ से पकड़ करके उसको घुमाते थे। याद होगा आपको, देखा है, हमने तो देखा है। अब जब ये यहाँ पर हम क्या करते थे, गेहूं, दाल, चना जो भी डालते थे और इसको यहाँ से घुमाते थे, तो इस केंद्र बिंदु से जहां जितना दूर होगा ये हत्था, उतना ही आसान होगा इस चाक को हाथ से घुमाना, उतना ही कम बल लगाकर इसको घुमा सकते हैं। तो दूर क्यों लगाते हैं, हमें ताकत कम लगानी पड़े। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पेचकस का हत्था चौड़ा बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे हाथों की ग्रिप अच्छी बन सके और हम उस पर फोर्स अच्छे से लगा सके। तो ये सब साइंस है। तो कहां आप साइंस से बचे हुए हो? आप तो साइंस से घिरे हुए हो, जिंदगी ही हमारी साइंस से घिरी हुई है। ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन मत करना कि जिंदगी में साइंस का यूज कहां पर है, क्यों पढ़े हम साइंस। ठीक है। अब नेक्स्ट में बात करते हैं बलयुग्म की, कपल। बलयुग्म क्या होता है, पहले इसको थ्योरी में देख लीजिएगा कि दो समान, विपरीत और समांतर, तीन चीजों की बात हो रही है। समान होता है, विपरीत होता है, समांतर होता है। किसकी बात हो रही है? बलयुग्मों की। अगर उनको, जिनकी क्रियाएं एक सीधी रेखा में नहीं है, तो हम उसे बलयुग्म कहेंगे। मतलब दो समान, विपरीत और समांतर, दो समान है, ये रहे फोर्स, समान फोर्स। मतलब समान फोर्स का क्या मतलब है, ये भी बराबर, ये भी बराबर। ठीक है। विपरीत हैं, ये इधर है, ये इधर है, और एक दूसरे के समांतर है, चाहे इसे कितना भी आगे बढ़ा लें, कितने पीछे बढ़ा लें, एक दूसरे को भी काटेंगे नहीं। तीनों चीज कंफर्म है। दोनों बराबर होने चाहिए, विपरीत होने चाहिए और समांतर होने चाहिए। तो तब मान लीजिए ये एक कोई भी टुकड़ा है किसी भी चीज का, और यहां पर एक बल लगाया जा रहा है इधर की साइड, और ये इधर को घूमेगा। अभी बताएंगे ऐसे घूमेगा, ये इधर की तरफ लगाया जा रहा है। तो कोई भी है, जब हम इस चीज को एक तो यहां से फोर्स लगाएंगे, एक यहां से फोर्स लगाएंगे, तो ये इधर को घुमाएगा, इधर को, और इधर को घुमाएगा। तो ये क्या होगा, ये ऐसे घूमने लगेगा। ठीक है। अब जब ये ऐसे घूमने लगेगा तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच की कुछ दूरी होगी r, जो इन बल के लंबवत है। देखिएगा 90 डिग्री पर है, लंबवत है। तो अगर हम ये जो बल है और ये लंबवत दूरी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो बलयुग्म मिलता है, कपल मिलता है। तो कहने का मतलब यही है कि बलाघूर्ण और बलयुग्म दोनों सेम ही है। बस बलाघूर्ण क्या होता है, एक ही फोर्स होगा और उसकी लंबवत दूरी। लेकिन बल युग्म, देखिए कपल का मतलब ही होता है डबल, युग्म का मतलब ही होता है एक से ज्यादा। तो यहां पर एक से ज्यादा फोर्स हैं, तो उन फोर्सों की समान वैल्यू होनी चाहिए, तो उसको कपल कहेंगे। एक फोर्स है तो उसे बलाघूर्ण कहेंगे। क्लियर है? कपल दो, एक साथ दो। बाकी फॉर्मूला वही है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बल गुणा लंबवत दूरी, फॉर्मूला वही है, सेम। बस यही बात ध्यान रखनी है, अगर बलयुग्म है तो दो फोर्स की बात तो होगी ही होगी मिनिमम, लेकिन अगर बलाघूर्ण है तो एक फोर्स की बात है। ठीक है। अब बढ़िया आगे, रेखीय गति। रेखीय गति क्या होती है? लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा इसको। यदि प्रत्येक समय गतिमान पिंड के वेग v की दिशा सदैव आरोपित बल F अथवा प्रारंभिक वेग u की दिशा में ही बनी रहे, हमेशा, सदैव, तो इस प्रकार की गति को रेखीय गति कहते हैं। मतलब क्या है देखिएगा, अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। यदि प्रत्येक समय मतलब हर बार जब भी हम उसको देखें, कोई गतिमान पिंड है, ये रहा, ये गतिमान है जिसका वेग है v, चलिए हो गया, उसकी जो दिशा है इधर की साइड में, ठीक है, सदैव जो आरोपित बल है, इसको बल लगाया जा रहा है F,
ये जब गति इधर कर रहा है तो बल भी तो इधर ही लग रहा होगा। तो जो बल लगाया जा रहा है F और उसका प्रारंभिक वेग जो u है, अगर उसकी दिशा हमेशा उधर ही बनी रहे, मतलब बल इधर है तो वो भी इधर ही होगा। वेग, बल की दिशा इस साइड है तो वेग की दिशा भी इस साइड, चलेगा भी वो इस साइड ही। तो अगर हमें कोई ऐसी वस्तु दिखाई दे कि जिधर को बल लगाया जा रहा है उसकी दिशा उधर ही हमेशा बनी हुई है, उसकी दिशा नहीं बदलती, तो वो कहलाएगा रेखीय गति। एक ही रेखा में, मान लो ये एक लाइन है, रेखा है, ये पिंड है, बल इधर लग रहा है तो इसी रेखा पर ये गति करता रहेगा आगे की ओर। ये दिशा नहीं बदलनी चाहिए, ऐसा नहीं कि इधर भाग गया इधर भाग गया, नहीं, इधर ही होना चाहिए। तो ये कहलाएगा रेखीय गति। एक ही रेखा में, देखिए एक ही रेखा में गति करते जा रहा है, रेखीय गति, बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है कि गुरुत्व एवं घर्षण के अनुपस्थिति में बंदूक की जो गोली है उसकी गति। अब गुरुत्व और घर्षण की अनुपस्थिति कह दिया इसने, अनुपस्थिति ये नहीं होने चाहिए। क्यों? अगर बंदूक से एक गोली निकली है, ये बंदूक से गोली निकली है, ठीक है, इसकी गति इस साइड है। हमें पता है कि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है वो हर चीज को नीचे की तरफ खींचता है, ठीक है। तो अगर ये गुरुत्वाकर्षण रहेगा तो इस गोली को धीरे धीरे नीचे की तरफ खींचेगा, तो इसकी जो गति है वो ऐसे होती चली जाएगी नीचे की तरफ को। तो क्या हो जाएगा? रेखीय गति गलत हो जाएगी, प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे। अब एक होता है घर्षण। जब इस गोली पर घर्षण लगेगा, किसका? ये देखिए यहां पर हवा होती है, एयर होती है, उसको ये रोकने का प्रयास करेगी। तो ये जो अगर हवा का दबाव तेज हुआ तो गोली इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, अपना पथ जो है मतलब डिसबैलेंस हो जाता है इसका, ठीक है। तो क्या है, ये लाइनर है नहीं, कर्विलिनियर हो जाएगा। लाइनर होता है बिल्कुल सीधा चलने वाला। तो अगर गुरुत्वाकर्षण है तो ये गोली नीचे की तरफ जाएगी, अगर घर्षण है तो ये कहीं पर भी मुड़ सकती है। तो इन दोनों के ना होने पर क्या होता है, ना तो ये मुड़ेगी ना ही ये नीचे की तरफ आएगी, ये सीधी जाएगी। तो इसीलिए कहा है कि गुरुत्व और घर्षण के अगर अनुपस्थिति हो जाए तो बंदूक की गोली भी क्या है, ये रेखीय गति का उदाहरण है, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं घूर्णन गति क्या होती है। अब घूर्णन गति क्या होती है? घूमने वाली गति, चैप्टर का नाम ही है घूर्णन गति, तो इसी के बारे में बात करते हैं। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। अब देखिएगा, मान लिया ये 3 एक्सिस होते हैं, हमें पता है कि ये x, y, z ये रियल एक्सिस है, वरना हम क्या बनाते हैं, हम ऐसे बनाते हैं x, y और z। लेकिन रियल एक्सिस अगर आपको बनाने हैं तो आप इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा, x, y और z। 3 एक्सिस हमने बना लिए, समझते जाइएगा बस, ठीक है। अब ये कोई डिस्क है, ये घूम रही है, और किस साइड में? इस साइड में, ऐसे ऐसे, ठीक है, घूम रही है। तो जो ये z एक्सिस है ना, ये इसी पर तो घूम रही है, इसके चारों ओर घूम रही है, ऐसे घूम रही है। तो ये जिसके अकॉर्डिंग घूम रही है, जिसके चारों तरफ घूम रही है, वो क्या कहलाएगा? घूर्णन अक्ष। क्या कहलाएगा? घूर्णन अक्ष। और ये जो गति है इधर की साइड, ये कहलाएगी पिंड की गति। क्लियर है? क्या कहलाएगी? पिंड की गति। अब हमने क्या किया कि इस एक्सिस पर, इस एक्सिस पर z पर एक पिंड ये है, एक पिंड ये है, एक पिंड ये है और एक पिंड ये है। ये तीनों चारों पिंड जो है गतिमान है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये पिंड है r2 तो इसकी त्रिज्या r2, ये पिंड है 1 तो इसकी त्रिज्या r1, ये तीसरा पिंड है तो इसकी त्रिज्या r3, ये चौथा पिंड है तो इसकी त्रिज्या r4। जितने पिंड हैं उनकी त्रिज्या अलग अलग, क्योंकि छोटे बड़े हैं, ठीक है, नाम दे दिया r1, r2, r3। बस अभी तो इतना ही था इस फिगर के माध्यम से। अब थ्योरी के माध्यम से समझना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जब कोई पिंड किसी स्थिर अक्ष के परित है, z एक्सिस स्थिर है, ये z एक्सिस था, स्थिर है, ये x और y, z एक्सिस स्थिर है, तो इसके परित है, चारों तरफ जो घूमता है, तो उसे हम घूर्णन गति या फिर कोणीय गति कहते हैं। कोणीय गति क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इधर कैसे घूम रहा है। तो देखिए कोण भी तो चेंज हो रहा है, पहले यहाँ था, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो कोण भी बढ़ता जा रहा है, चेंज हो रहा है। तो या तो कहेंगे इसके घूर्णन गति या कहेंगे इसको कोणीय गति। कब? जब कोई दृढ़ पिंड किसी स्थिर अक्ष के
चारों तरफ घूमता है, परितः घूमता है। और उस अक्ष को घूर्णन अक्ष कहते हैं। तो z अक्ष के चारों तरफ घूम रहा था, तो जिसके चारों तरफ घूमेगा उसको घूर्णन अक्ष, और जो चारों तरफ घूमेगा वही उसकी गति कोणीय गति कहलाएगी। यदि घूर्णन गति करते हुए पिंड का कोणीय वेग जो है, जो ये इस तरीके से स्पीड है, इसका वेग है, जितनी गति से ये घूम रहा है, वो समय के साथ बदलता रहता है। अभी यहां पर कितना 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, आगे 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, आगे 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चला गया, बदलता रह रहा है। तो तब पिंड की गति त्वरित घूर्णन गति कहलाएगी। तब पिंड की गति घूर्णन गति नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी? त्वरित शब्द जुड़ जाएगा उसके आगे। त्वरित का मतलब होता है एक्सेलरेट, बढ़ते रहना। कहते नहीं है कि भाई मोटरसाइकिल धीमी चल रही है, जरा एक्सेलरेटर पर पैर रख इसके। मतलब क्या है? कोई बस है, ट्रक है, तो क्या कहेंगे? भाई इसका एक्सेलरेटर दबाओ, इसको तेज चलाओ, स्पीड बढ़ाओ। तो त्वरित करना, स्पीड बढ़ाना, एक्सेलरेट करना किसी चीज को, तो यही तो घूर्णन गति हुई। तो कहने का मतलब यह है, अगर वो एक समान वेग से घूम रहा है तो घूर्णन गति या फिर एक समान घूर्णन गति। अगर वो गति को बढ़ा रहा है या घटा रहा है, चेंजेस आ रहा है, तो त्वरित घूर्णन गति। ठीक है, अब देखिए आगे। किसी पिंड के घूर्णन अक्ष के परितः कोणीय वेग परिवर्तन की दर जो कहलाती है, वो उस पिंड का कोणीय त्वरण कहलाएगी। ये डेफिनेशन याद रखिएगा कि कोई भी पिंड है, अगर उसके घूर्णन अक्ष के चारों तरफ का कोणीय वेग परिवर्तन हो रहा है, तो वो जितनी रेट से, जितनी दर से परिवर्तित हो रहा है, वही क्या कहलाएगा? कोणीय त्वरण कहलाएगा। ठीक है, अब जो कोणीय त्वरण है उसे हम अल्फा से लिखते हैं। अब इसको हम प्रदर्शित करते हैं अल्फा से। किससे? अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो कह सकते हैं कि यदि किसी कण का जो कोणीय वेग है वो t1 सेकंड पर ओमेगा 1 है और t2 सेकंड पर ओमेगा t हो जाए, तो t2 माइनस t1 पर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 हो जाएगा, और ये क्या होगा? रेडियन पर सेकंड होगा। क्योंकि जो ओमेगा है ना, ये रेडियन पर सेकंड होता है। वेग है तो जैसे वेग मीटर पर सेकंड, तो ये कोणीय वेग है तो रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। ठीक है, अब देखिए कण का औसत कोणीय वेग अगर हमें निकालना हो तो औसत कोणीय वेग यानी कि अल्फा, और कोणीय वेग परिवर्तन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और t2 माइनस t1 उसका समांतराल। तो यहां पर परिवर्तन और समय अंतराल, देखिए किसी चीज का अंतराल या परिवर्तन एक ही बात है, तो उसको डेल्टा से लिखते हैं। लेकिन किसका है? कोणीय वेग का, तो कोणीय वेग ये हो गया, समय अंतराल डेल्टा टी हो गया। अब ये यूनिट यहां पर रेडियन पर सेकंड स्क्वायर कैसे आई? रेडियन पर सेकंड है, तो यहां पर देखिए ये ओमेगा की है केवल रेडियन पर सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड ओमेगा की हो गई। अब 1 सेकंड इसका भी आएगा तो नीचे सेकंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान से देखिएगा। अब इसका मात्रक जो ये है, इसको चक्कर की संख्या पर सेकंड स्क्वायर कह सकते हैं। तो जब इस तरीके से लिखेंगे तो रिवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर लिखा जाएगा। अब इसके वी में सूत्र की बात करें तो m0 L0 t माइनस 2 हो जाएगा। क्यों? ये जो सेकंड है ना, ये नीचे था, रेडियन का तो कुछ होता नहीं है, लेकिन t माइनस 2 है, यहां पे प्लस था, ऊपर जाकर के माइनस 2 हो जाएगा। तो क्या आया? m0 L0 t माइनस 2। यह हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं? t माइनस 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहे ये दोनों में से कोई भी दिया हो टिक कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं मेन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जड़त्व आघूर्ण के बारे में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I या फिर MI से लिखते हैं। I और MI से जो भी आपको वहां पर दिखे, आप उसको दोनों में से कोई एक दिखेगा, समझ लीजिए। ठीक है, समझिएगा कि यही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कहीं कहीं पर आपको MOI भी लिखा दिखेगा, जो बुक में होता है, ये फुल शॉर्ट फॉर्म है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखिएगा, सरल रेखीय समान गति में न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार क्या कहा गया कि प्रत्येक वस्तु में अपनी अवस्था परिवर्तित करने का विरोध करने को एक विशेष गुण होता है, जिसे जड़त्व कहते हैं। अरे सीधा सा मतलब है भाई, जड़त्व का जो मीनिंग है वो होता है उसका वजन।
ठीक है। तो एक बात बताओ, कोई 50 किलो का पत्थर रखा हुआ है, इतनी ज्यादा हवा चल रही है लेकिन फिर भी ये आगे को नहीं लुढ़कता, किसके कारण? भाई इसके वजन के कारण। तो हमने इस वजन को साइंस लैंग्वेज में डिफाइन कर दिया, कह दिया कि जो कारण उसके अपनी स्थिति से विस्थापित ना होने का बनता है, कि वो किस कारण से अपनी उस पोजीशन से हिल नहीं रहा, तो वही कहलाता है उस चीज का जड़त्व। मान लो आपको किसी ने धक्का दिया लेकिन आप अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए, तो वही आपका क्या है? जड़त्व है। ये समझने वाली लाइन है, ठीक है। अब देखिएगा, रेखीय गति में जड़त्व केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अब देखिए यहां से ये रेखीय गति करने जा रहे हैं, कोई पिंड है तो उसका वजन कितना है उसी पर निर्भर करेगा जड़त्व, ठीक है। रेखीय गति में वस्तु का द्रव्यमान अगर बढ़ा दिया जाए तो तब उसका जड़त्व क्या होगा? बढ़ेगा। तो पूरा डिपेंड है भाई द्रव्यमान पर जड़त्व। अगर वस्तु का द्रव्यमान बढ़ाएंगे जड़त्व बढ़ेगा, जड़त्व बढ़ाएंगे द्रव्यमान बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है। दिमाग में आ जाना चाहिए, जड़त्व की बात हो तो उसका द्रव्यमान की बात हो रही है। घूर्णन गति में कोई वस्तु किसी अक्ष के चारों ओर जिस कोणीय वेग से घूम रही है वह उसी वेग से उसी दिशा में घूमते रहना पसंद करेगी। मतलब क्या है कि अगर हमने किसी 20 ग्राम की कोई बॉल है उसको हमने घुमाना स्टार्ट किया तो वो कुछ देर उसी अवस्था में घूमते रहना पसंद करती है। हमने उसको घुमाना बंद कर दिया लेकिन फिर भी वो 1-2 चक्कर काट ही देती है घूमते घूमते, तो वो चाहती है उस स्थिति में घूमना। चाहे उसको हम गति अवस्था में लाए तो वो गति अवस्था में रहना चाहेगी, उसको अगर रोक दे तो वो रुकी हुई रहना चाहेगी, लेकिन वो किस वजह से रुक जाती है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। उसको खींचता है अपनी ओर, नीचे गिर जाती है। आगे लिखा हुआ है कि जब तक कि उस पर कोई बाह्य बलयुग्म न लगाया जाए। देखो सीधे सीधे मतलब जड़त्व लगा, वो मतलब उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो लगा, रुक गया, ठीक है। आगे बलयुग्म लगाए जाने पर वस्तु अपने घूर्णन जड़त्व के कारण उस बाह्य बलयुग्म का विरोध करती है। मतलब वस्तु में वजन है, वो अपने वजन के कारण घूम रही है, तो उसने 2-3 चक्कर काट दिए। इसका मतलब क्या है? 2-3 चक्कर जब उसने काटे तो उसने उस बाह्य बल गुरुत्वाकर्षण का विरोध किया है, लेकिन क्या हुआ? जो उसका जड़त्व था वो उसके सामने कम पड़ गया, रुक गई और अपनी प्रारंभिक अवस्था में बने रहने का प्रयास करती है। और इस घूर्णन जड़त्व को ही हम जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। आघूर्ण का मतलब होता है घुमाव, ठीक है। अब रेखीय गति में जो महत्व जड़त्व का है, कोणीय गति में जड़त्व आघूर्ण का है। तो रेखीय गति में होगा केवल और केवल जड़त्व, और जो गति है घूमने वाली, अगर उसमें हम जड़त्व की बात करें तो वो होगा जड़त्व आघूर्ण, और जिसका फॉर्मूला होता है mr²। अभी जड़त्व आघूर्ण ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और इसको हम I से लिखें चाहे mi से लिखें, यह किसी कण के लिए है। अब यदि वस्तु के किसी कण का जड़त्व आघूर्ण वस्तु के द्रव्यमान एवं उसके घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर है तो संपूर्ण वस्तु के लिए, यह कण के लिए था। अब देखिए यहां पर यह वस्तु है, ये छोटे छोटे कण हैं, ठीक है। इसमें तो एक कण के लिए mr² है, तो इसमें अनगिनत कण होंगे। तो अनगिनत कण के लिए क्या होगा? पहला कण m1r1², दूसरा कण m2r2²। सबको जोड़ते जाइए, सबको जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए आगे तक। कहाँ तक लिखोगे? तो हमें पता है जब हम 1, 2 या 3 प्लस 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 करते जाते हैं तो हम क्या लिखते हैं? n तक। तो मतलब क्या है? समेशन ऑफ m। ऐसे तो करते हैं, समेशन ऑफ n, समेशन ऑफ n, ये तो करते हैं, मतलब n तक सभी संख्याओं का योग। तो m1 और mr², चाहे वो m1r1 हो, m2r2 हो, इन सभी को n तक लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? समेशन, सभी का जोड़ mr², चाहे वो 1 1 हो, 2 2 हो, 1 1 हो, 3 3 हो, ठीक है। सभी का सम कर दिया जाए m और r के रेस्पेक्ट में, और r का स्क्वायर करते रहें
तो वो हमें मिल जाता है संपूर्ण वस्तु का आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण। और इसके यूनिट की बात करें तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर होती है। वी में सूत्र ml² T0, याद रखिएगा ml², बस केवल सदिश राशि नहीं है और ना ही अदिश है, और इसी को बोलते हैं प्रदिश। तो जड़त्व आघूर्ण ना तो सदिश है ना ही अदिश है, यह प्रदिश राशि है, याद रखिएगा इस चीज को। अब जड़त्व आघूर्ण की निर्भरता यह किस किस चीज पर निर्भर करता है? एक तो वस्तु का द्रव्यमान पर निर्भर करता है, वस्तु का द्रव्यमान घटेगा बढ़ेगा तो वो भी घटे बढ़ेगा। घूर्णन अक्ष की स्थिति कैसी है ये उस पर भी निर्भर करता है, उसके हिसाब से घटता बढ़ता है। घूर्णन अक्ष के सापेक्ष वस्तु के द्रव्यमान के वितरण, तो उस पर भी ये डिपेंड करता है। क्लियर है? 3 बातें याद रखिएगा। अब देखिए जो नोटिंग पॉइंट है ना, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों, आपको समझने के लिए कि क्या टॉपिक हमें क्या कहना चाहता है। जैसे लिखा हुआ है, द्रव्यमान के अक्ष से दूर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान हमेशा बढ़ेगा। द्रव्यमान के अक्ष से दूर हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है और द्रव्यमान अक्ष के पास आने पर हमेशा घटता है। क्यों? देखिएगा, अब यह है कि हमारे पास ये कोई वस्तु है पूरी और ये अक्ष है, एक तो कण ये है और एक कण ये है, दोनों ही बराबर साइज के हैं, दोनों का मास बराबर है m1 और m2, लेकिन यहां से दूरी कितनी है 1 मीटर और यहां से दूरी कितनी 2 मीटर। तो देखिएगा, मान लो ये 2 किलो, ये भी 2 किलो का है, ठीक है, और ये 2 मीटर पर है, ये 1 मीटर पर है, तो क्या कहेंगे m1 r1² प्लस m2 r2²। तो यहां पर m1 और m2 दोनों 2 हैं, तो कितना हो जाएगा 2, और r1 कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस m2 कितना है 2 और r² कितना हो गया 2 दूनी 4, भाई r2 2 है तो 2 दूनी 4 हो गया, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और प्लस में 2 10। ठीक है, अब देखिएगा टोटल 10 हुआ, लेकिन जो पिंड इसके 2 मीटर की दूरी पर था उसका जड़त्व आघूर्ण क्या निकल के आया, और m कितना था 2, ठीक है, तो 2 गुना 2 की घात 2, तो 2 दूनी 4 और दूनी 8 निकल करके आया। लेकिन अगर उसी पिंड को हम 1 मीटर पर रख दें, 2 गुना 1 स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। तो देखिए मतलब क्या है कि अगर हम इस पॉइंट के पास जितनी ले जाएंगे, आर को जितना घटाते जाएंगे उतना ही वैल्यू घटती जाएगी, यही तो कहा गया है। और जितना हम इसके इस अक्ष से दूर लेते जाएंगे, देखिएगा अब हमने 2 मीटर पर रख दिया, तो 2 मीटर पर क्या हुआ 8, तो द्रव्यमान के अक्ष से दूर जब हम ले गए द्रव्यमान को, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान बढ़ता चला गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब 3 मीटर पर रख के देखिए, उस 2 किलो के पिंड को 3 मीटर पर ले गए, तो 3 का स्क्वायर यानी कि r का स्क्वायर होता है ना, 3 का स्क्वायर 3 3 9 9 दूनी 18, देखो फिर 8 था बढ़ गया, 4 मीटर पर रखेंगे 4 चौक 16 100 दूनी 32, फिर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यही है कि वो बढ़ता जाता है। अगर हम जितना उस द्रव्यमान को अक्ष से दूर ले जाएंगे ना, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता जाएगा, अगर जितनी पास लाएंगे तो वो घटता जाएगा। ठीक है, क्योंकि r के मान पर डिपेंड करता है। अब देखिएगा जड़त्व आघूर्ण संबंधी प्रमेय, थ्योरम रिगार्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो समांतर अक्षों की प्रमेय सबसे पहले हम देखेंगे, समांतर अक्षों की प्रमेय, उसके बाद परपेंडिकुलर वाली देखेंगे। तो यहां पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम को देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक जरूर आती है, या तो ये समांतर अक्षों की प्रमेय या आएगी आपको जो अभी हम करेंगे परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत अक्षों की प्रमेय। ठीक है, तो पहले समांतर अक्षों की प्रमेय को देख लेते हैं। कहा गया है कि किसी पिंड का किसी घूर्णन अक्ष के जो सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण आई है, वो पिंड के द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मोमेंट नहीं सेंटर ऑफ मास CM उससे गुजरने वाली अक्ष AB के समांतर अक्ष के सापेक्ष पिंड के जड़त्व ICM तथा उसके द्रव्यमान और दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब क्या है, देखिए इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला ही पूरा डेफिनेशन है। कहा गया है कि जो जड़त्व आघूर्ण है ना, वो अक्ष AB, जड़त्व आघूर्ण अक्ष AB, ठीक है, AB अक्ष का जो जड़त्व आघूर्ण है ये, तो क्या है, समांतर अक्ष के सापेक्ष पिंड के जड़त्व आघूर्ण और उसके द्रव्यमान m और दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी जो d है
उसके वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब क्या है कि जो उसका द्रव्यमान है पिंड का और उसके अक्षों के बीच की दूरी उसका स्क्वायर कर दें और उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें और योग कर दें किसका, जड़त्व आघूर्ण का, जो उस समांतर अक्ष के सापेक्ष पिंड का जड़त्व आघूर्ण है उसका योग कर दें किसके साथ, इस द्रव्यमान और दोनों अक्ष के बीच जो दूरी है उसके वर्ग के गुणनफल के साथ। तो हमें क्या मिल जाता है, हमें सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण मिल जाता है किसी पिंड का किसी घूर्णन अक्ष के। ठीक है, यह फॉर्मूला ये कहता है। अब इसके प्रूफ पर चलते हैं। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा, ये तो आता ही आता है। देखिएगा, दो समांतर अक्ष हैं ए बी और ई एफ। ठीक, तो मान लिया कि पिंड के एक कण है P, ये रहा, उस द्रव्यमान M है, तो अक्ष EF से R दूरी पर है, इस अक्ष से R दूरी पर। ठीक है जी, बिल्कुल सही। इस कण का घूर्णन अक्ष EF, ये जो EF है ये वाला अक्ष, ठीक है, उसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, mr²। तो mr² ये हो गया। ठीक है, यानी उसका द्रव्यमान और उसके दूरी का स्क्वायर। ठीक है, तो द्रव्यमान m है, दूरी कितनी है r, ये हो गया। अब संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण अक्ष EF के सापेक्ष देखे जाए तो समेशन लग जाएगा, mr² हो जाएगा। यानी कितने पिंड है, कण की बात हो रही है। अब क्या करना है, तब कण P का घूर्णन अक्ष AB के सापेक्ष। अब इस AB को देखे जाए, इस AB के सापेक्ष, इसको भूल जाओ, इसको देखो, इससे कितनी दूर है, D तो यहां तक है और R यहां तक है आगे, तो यहां तक टोटल कितनी हो जाएगी, D + R। तो इस पिंड यानी जो P कण है, इससे AB एक्सिस की दूरी R + D है, तो जो दूरी है ना बस उसी का तो स्क्वायर होगा, तो R + D का स्क्वायर हो जाएगा, M तो वही है। तो हम कहेंगे कि संपूर्ण पिंड का घूर्णन अक्ष AB के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण IAB = समेशन M R + D का स्क्वायर होगा AB के सापेक्ष। तो यहां पर देखिएगा, जब हम इसका होल स्क्वायर खोलते हैं तो R² + D² + 2RD, ये सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। A + B का होल स्क्वायर खोला, इसके बाद इस समेशन M के अंदर मल्टीप्लाई कर दी हर एक में, तो समेशन mr² समेशन md² + 2mrd। ठीक है, इसके बाद D क्या है, इसमें D जो है ये कांस्टेंट है, तो P को समेशन से बाहर लाया जाए, सॉरी D को समेशन से बाहर ले आए, जब ये कांस्टेंट है, D को समेशन से बाहर ले आए तो IAB = समेशन mr² D² समेशन M, इसको भी D को भी बाहर ले लें तो 2 भी कांस्टेंट, 2 को भी बाहर ले लें तो 2 समेशन mr। अब यहां पर देखिएगा, जो हमारे पास ये है ना समेशन mr² और 2D समेशन mr, ये क्या है और ये क्या है, तो देखिए ये तो हो जाएगा हमारे पास ICM, और ये जो समेशन ऑफ M है स्मॉल वाला, ये हर पिंड का मास को जोड़ रहा है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा M, ये हो गया। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये वाली टर्म कहाँ चली गई, तो द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष जो समेशन mr है वो 0 होता है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। तो इसको क्या कर दिया हमने, नेग्लेक्ट, 0, तो बची दोनों टर्म को ये लिखा। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है कि ये तो ICM है, ICM और ये md², ये फॉर्मूला ये बन गया किसका, समांतर एक्सिस थ्योरम का। ठीक है, इसके बाद आती है समकोण अक्षों का प्रमेय, जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। कैसे क्या काम करते हैं, आइए। किसी समतल पटल जिसे बोलते हैं प्लेन लैमिना, उसके तल में ली गई दो परस्पर लंबवत अक्षों, एक तो OX और एक OY के सापेक्ष जड़त्व आघूर्णों का योग, इन अक्षों के कटान बिंदु O से जाने वाली तथा पटल के तल के लंबवत अक्ष OZ के सापेक्ष उस पटल के जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। तो ये डेफिनेशन यही बात करती है, क्या बात करती है कि जो IX है ना, मतलब क्या है कि समतल पटल का उसके तल में ली गई दो परस्पर लंब एक्सिस OX और OY,
उसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्णों का योग, यानी कि x और y के जड़त्व आघूर्णों का जो योग होगा, Ix और Iy का योग, इन अक्षों के कटान बिंदु, मतलब ये तीन चीज हैं x और y और z। तो इन दोनों x y का जो जड़त्व आघूर्ण होगा उनका योग, तो जड़त्व आघूर्ण क्या है I, तो I x एक्सिस और I y एक्सिस, दोनों एक्सिसों में जो जड़त्व आघूर्ण है उसका योग कर दें तो उनके कटान बिंदु पर जो एक्सिस है OZ, ये O है तो ये OZ तो इसके बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये तीन एक्सिस हैं x z y, कहीं भी लिख लो, तो जो x y है ना उसका जड़त्व आघूर्ण का सम उस z के जड़त्व आघूर्ण के बराबर होगा। बस इतना कहा गया है। कैसे आइएगा, तीन एक्सिस बना लिए, ठीक है, इस पिंड को ले लिया, इस पिंड के O बिंदु पर बना लिए, कोई कण P है इसी पिंड का, और ये है y एक्सिस पर, सॉरी ये है y एक्सिस पर y दूरी पर, ये है x एक्सिस पर x दूरी पर, जो m द्रव्यमान का एक पिंड है P कण, ठीक है। अब देखिएगा कण का OX अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, तो OX अक्ष के सापेक्ष, OX के सापेक्ष परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये हो गई, तो m मास और दूरी y स्क्वायर, तो कितना हो गया ये। अब देखेंगे कि OX के सापेक्ष, ठीक है, नहीं OY के सापेक्ष, ये, अरे सुनो, OX के सापेक्ष संपूर्ण पटल का है। संपूर्ण पटल का देखेंगे तो कंप्लीट का समेशन आ जाएगा, बस समेशन लगा दीजिए, कंप्लीट का निकल जाएगा। अब इसी तरीके से पूरे पटल का OY वाला ये भी क्या हो जाएगा, यहां पर क्या है, अगर OX के सापेक्ष दिख रहे थे तो यहां y आया था, OY के सापेक्ष देखेंगे तो यहां पर x आ जाएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो कण P का OZ अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण mr स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि z एक्सिस तो ये है ना, तो ये z एक्सिस निकला, इसके सापेक्ष देखेंगे तो ये m पर r दूरी है, तो ये mr स्क्वायर हो जाएगा, जितनी दूरी है उसका स्क्वायर करते जाइए। तो संपूर्ण पटल का OZ के सापेक्ष जब हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो IZ इक्वल टू समेशन r mr स्क्वायर, और r स्क्वायर क्या होगा, देखिए ये है और इसका इनका ही तो परिणामी है, ये बना, इसका परिणामी क्या होगा, x r और r का होगा, ये y है और ये x है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो इन दोनों को हमने क्या लिखा, r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। ऐसा मत लिख देना कि r स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बस, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहां पर जब हम देखेंगे तो समेशन m का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा समेशन एम एक्स स्क्वायर समेशन एम वाई स्क्वायर। समेशन एम एक्स स्क्वायर क्या था, आई वाई, समेशन एम वाई स्क्वायर आई एक्स, दोनों को लिख दीजिएगा, आई जेड इक्वल टू आई वाई प्लस आई एक्स, यही तो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, लंबवत अक्षों के बीच में, ठीक है। अब बात करते हैं घूर्णन त्रिज्या या परिभ्रमण त्रिज्या की, जिसको बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन के। तो बस इसका फॉर्मूला याद रखना है और इसमें कुछ भी आपसे नहीं पूछता है, न्यूमेरिकल आ सकता है कि इस फॉर्मूले को याद रखिए बस। किसी पिंड के घूर्णन अक्ष के परितः है, चारों तरफ की बात है, जड़त्व आघूर्ण और पिंड के द्रव्यमान की निष्पत्ति का जो वर्गमूल है उस पिंड की घूर्णन अक्ष के सापेक्ष घूर्णन त्रिज्या कहलाती है। मतलब यह है कि जो रेडियस ऑफ गायरेशन के है ना, वो किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण I और उसके द्रव्यमान m के अनुपात, I और m का अनुपात और उनका वर्गमूल कहलाती है। बस ये रखिएगा, और ये किस में होती है, मीटर में, ठीक है। बल आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण में संबंध क्या है। अब रिलेशन निकालना है टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में। तो टॉ इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का घूर्णन अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण I है वो उस बल के बराबर होता है जो वस्तु, वो उस बल के बराबर होता है जो उसी वस्तु में उसी अक्ष के परितः एकांक कोणीय त्वरण उत्पन्न कर दे। तो टॉ इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ये होता है हमारे पास कोणीय त्वरण। तो कहने का साफ मतलब ये है कि जो आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण टाउ, वो किसी वस्तु का जो जड़त्व आघूर्ण है I और उसी एक्स के परितः उसका कोणीय त्वरण जितना है, उन दोनों की मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो हमारे पास टाउ निकल के आता है।
अगर हम अल्फा की वैल्यू 1 मान लें तो टॉ जो हो जाएगा वो आई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यही संबंध है टॉ और आई में, बलाक गुण और कोणीय त्वरण में। सॉरी, ठीक है। इसके बाद कार्य तथा बलाक गुण में संबंध, रिलेशन बिटवीन वर्क एंड टॉर्क। अब वर्क ऑन टॉर्क में हम देखते हैं ओमेगा डेल्टा के साथ परिवर्तन की दर और टॉ इंटू डेल्टा थीटा। कैसे? जो घूर्णन गति करते हुए पिंड पर किया गया कार्य है ना, वो पिंड पर लगे बल आघूर्ण तथा कोणीय विस्थापन के गुणनफल के बराबर है। बस इतना याद रखिएगा इस चीज को, कि जो भी घूर्णन गति करते हुए पिंड पर किया गया कार्य है डेल्टा डब्ल्यू, वो पिंड पर लगे बल आघूर्ण टॉ और कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा, उन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं शक्ति तथा बलागुण में संबंध क्या है। शक्ति होती है P, बलागुण होता है टॉ, साथ में होता है ओमेगा। कैसे? कोणीय वेग। घूर्णन गति में पिंड की दी गई जो शक्ति है P है, वो पिंड पर लगाए गए बलाघूर्ण टॉ और पिंड में उत्पन्न कोणीय वेग ओमेगा के गुणनफल के बराबर होती है। बन गया फॉर्मूला। ठीक है, पढ़ते जाइए, बनाते जाइए, करते जाइए। नेक्स्ट में बात करते हैं घूर्णन गतिज ऊर्जा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, बस देखते जाइएगा फिगर में और इसमें थ्योरी में कैसे कैसे बताया जा रहा है। मान लिया कि m द्रव्यमान का एक पिंड अनंत सूक्ष्म कण m1 m2 m3 mn से मिलकर बना है। ये पूरा का पूरा जो पिंड है ये m है और ये छोटे छोटे कण m1 m2 m3 से मिलकर बना है n तक। ठीक है, और मान लिया कि m1 की उसके अक्ष से दूरी, जैसे ये अक्ष है घूर्णन अक्ष, ये घूर्णन अक्ष है z, तो उससे कितनी दूरी है? m1 की r1 है, m2 की r2 है, m3 की r3 है, जैसी ही mn की rn है। ठीक, इसके बाद हमने यहां पर एक ही तो कण लिया है m1 केवल सॉल्व करने के लिए, तो इसकी m1 की दूरी r1 है। ठीक है, चलो अभी तक। इसके बाद देखते हैं, माना कि जो दृढ़ पिंड है ना वो स्थिर z अक्ष के परिधि एक समान कोणीय चाल से घूम रहा है। चलो मान लिया कि जो z अक्ष है उसके कोणीय चाल से घूम रहा है ओमेगा से। तो गतिमान पिंड के किसी कण का द्रव्यमान m1 रेखीय चाल v1 तथा इसकी जो घूर्णन अक्ष है उससे दूरी r1 है, तब इस कण की गतिज ऊर्जा k1 रेखीय वो 1/2 m1 v1 स्क्वायर होगी, लेकिन कोणीय 1/2 m1 और जो v है ना ये कोणीय वेग r ओमेगा होता है। तो v इक्वल टू r ओमेगा होता है, तो v की जगह पर r ओमेगा और यहां पर हो जाएगा स्क्वायर। तो जो घूर्णन गति है ना उसमें प्रत्येक कण की कोणीय चाल ओमेगा समान होती है, बराबर होती है, अतः हम कह सकते हैं कि v इक्वल टू r ओमेगा लागू रहता है, मतलब वहां पर मौजूद रहता है। तो k1 यानी कोणीय इक्वल टू जो उसका कोणीय गतिज ऊर्जा है वो m1 r1 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर कहलाएगी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, बॉक्स में बंद करते जाइए, लिखते जाइएगा। नोट्स जरूर बनाइए दोस्तों, नोट्स नहीं बनाओगे तो आप इसे भूल जाते हैं। नेक्स्ट में है पिंड की गतिज ऊर्जा, इसके सभी कणों की गतिज ऊर्जाओं का योग होता है और पिंड की कुल घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या कहलाएगी? कोणीय गतिज ऊर्जा ये हो गई। k1 प्लस k2 प्लस k4 सभी कणों की गतिज ऊर्जा, तो सब कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो गया? एक कण की थी mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो दूसरे कण की m1 r1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर, दूसरे कण की m2 r2 स्क्वायर ओमेगा 2, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर है तो ये सभी जगह स्क्वायर चढ़ा हुआ होगा, सभी जगह स्क्वायर करो। ठीक है, ये इसके बाद क्या हो जाएगा, जब हम किसी चीज़ को ऐड करते जाते हैं, संख्या सेम होती है, नंबर चेंज होते जाते हैं, तो समेशन लगा देते हैं और 1/2 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब ओमेगा सभी कणों के लिए समान है तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, समेशन से बाहर निकलेगा, 1/2 भी बाहर निकलेगा, तो 1/2 ओमेगा स्क्वायर और समेशन mr स्क्वायर, यही तो आंसर है 1/2 i ओमेगा स्क्वायर। और ये क्या है याद करो, जड़त्व आघूर्ण i है,
तो यहाँ पर क्या है आई और 1/2 ओमेगा स्क्वायर ये रहा, ओमेगा स्क्वायर ये रहा, आई 1/2 ये रहा। और इसकी यूनिट को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जूल। और जूल को बोलते हैं न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर का फॉर्मूला होता है mL²T-2। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कोणीय वेग की, एंगुलर मोमेंटम की। तो घूर्णन गति में घूर्णन अक्ष के परितः कण के रेखीय संवेग के आघूर्ण को कण का कोणीय संवेग कहते हैं। समझ में आया? पॉइंट देख लेते हैं। तो हम इसे जो कोणीय संवेग है उसको जे से प्रदर्शित करते हैं या फिर हम एल से लिखते हैं। कहीं आपको जे मिलेगा, कहीं आपको एल मिलेगा, तो आप इस चीज़ से घबराना नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। इसकी जो दिशा है ना वो घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है। तो हम लिख सकते हैं जे वेक्टर या एल वेक्टर इक्वल टू पी इंटू आर। और पी जो होता है ना वो संवेग, वो एम वी होता है, हम जानते हैं, और एम वी इंटू आर हो जाएगा। अब क्या करना है, जो वी है ना वो आर ओमेगा होता है। क्या होता है? आर ओमेगा। तो वी की जगह पर आर ओमेगा रख दिया, बाकी सेम है। अब जब ये आर है एक और एक ये हो गया तो आर स्क्वायर, एम एक है ओमेगा एक है, तो क्या हो जाएगा, अब ये जो एम आर है ना ये बस आई ही तो होता है और साथ में ओमेगा, तो आई ओमेगा, तो जे इक्वल टू आई ओमेगा बस। तो इसका जो यूनिट है ना किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। तो mL²T-1। चलिएगा नेक्स्ट में कोणीय संवेग परिवर्तन की दर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो बस डेफिनेशन और फॉर्मूला याद रखिएगा इसका। घूर्णन अक्ष के परितः किसी पिंड के कोणीय संवेग के परिवर्तन की दर जो है ना वो उस पिंड पर लगे बाह्य बल का घूर्ण के बराबर होती है। मतलब ये जो घूर्णन अक्ष के परितः किसी पिंड के कोणीय संवेग के परिवर्तन की दर लगा हुआ है तो टी से डिफरेंशिएट, ठीक है। कोणीय संवेग जे को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, वो क्या कहलाता है, टाउ, और यही होता है हमारे पास आई अल्फा, ठीक है। बस इतने फॉर्मूले को याद रखिएगा। अब देखिए गतिपाल चक्र जिसको बोलते हैं फ्लाई व्हील, इसके बारे में बस थोड़ा सा जानकारी चाहिए क्योंकि इसी से एक पॉइंट बनता है, बस ज़्यादा नहीं बनता, लेकिन बनता जरूर है, ये कभी हटता नहीं है। फ्लाई व्हील तो आपका आता ही आता है, गतिपाल पहिया जिसको बोलते हैं। तो देखिए गतिपाल पहिया, गतिपाल चक्र, फ्लाई व्हील, इन तीनों नामों से आप एक ही चीज़ समझना है, गतिपाल चक्र, गतिपाल पहिया, फ्लाई व्हील, तीनों नाम है। देखो होता क्या, जो ऑटोमोबाइल होते हैं ना, ऑटोमोबाइल इंजन, उनमें डीजल और पेट्रोल, जो दहन इंजन होते हैं, पेट्रोल से चलने वाले, डीजल से चलने वाले, उनका प्रयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल का मतलब क्या है, गाड़ियां हैं, ट्रक हैं, बस हैं, ये सभी ऑटोमोबाइल में आती है। उनमें डीजल और पेट्रोल इंजन का यूज किया जाता है। अब इंजन में तकनीकी कारणों से ईंधन का दहन सदैव यानी कि हमेशा एक जैसा नहीं होता है। तो इसका मतलब यह है कि पिस्टन द्वारा दी गई ऊर्जा घटती बढ़ती रहती है, अतः इंजन शाफ्ट को घुमाने वाला जो बलाघूर्ण है वो भी घटेगा बढ़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो शाफ्ट घूर्णन का शाफ्ट घूर्णन एक समान नहीं रहता, तो इसके लिए शाफ्ट पर एक बड़ा भारी पहिया लगा दिया जाता है जिससे कि वो क्या रहे, वो एक समान गति में रहे, एक समान चाल में रहे। और जो वो पहिया लगाया जाता है ना, बस उसी को बोलते हैं गतिपाल पहिया, गतिपाल चक्र, फ्लाई व्हील। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम बात करते हैं यूनिट नंबर 5, ग्रहों एवं उपग्रहों की गतियां, मोशन और प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट। इसमें हम क्या बात करेंगे, जो ग्रह है ना, प्लैनेट्स हैं, वो कैसे मूव करते हैं, ठीक है, कितना उनको रोटेशन दिया जाता, कितना रोटेशन उनमें है। अगर हम यहां से पृथ्वी से दूसरे ग्रह पर जाना चाहें तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण निकलने के लिए हमें क्या करना होगा, कैसे जाना होगा, ग्रह उपग्रह क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज हमने 4th यूनिट को कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 4 ग्रहों एवं उपग्रहों की गति को हम करेंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।
आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ।